नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में हुए हंगामे को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नगर निगम के मेयर के चुनाव से पहले ही दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले ही जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि दिल्ली के सिविक सेंटर के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें पहले आप गौर से देखें। इसमें यहाँ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और कुर्सी से हमला करना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते सिविक सेंटर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया और जिसके हाथ में जो भी आया उसने उसी से हमला करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के माननीय पार्षदों को लेकर ये लड़ाई देखी गई और माननीय पार्षदों के बीच लड़ाई देखकर दिल्ली वाले भी दंग रह गए हैं। विवाद बढ़ता देखकर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और अब आगामी सदन की तारीख को दिल्ली महापौर का चुनाव होगा। इसकी तारीख उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना तय करेंगे। तो हमारे पार्षदों की जान लेने उनके साथ खूनी खोए खेल खेल रहे हैं। ये 2 बार चुने हुए पार्षद है प्रवीण कुमार, इनका कपड़ा फाड़ दिया। इनका देखिए किस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया। ये कर रही बीजेपी। जो लोग जिनको एक भी वोट नहीं मिला, नॉमिनेटेड पार्षद है, उनको कैसे वोट देने का पहले वो शपथ दिलाई जा रही है। शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए उनकी शपथ पहले कराइए, पहले कराइए। जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए। सर, बीजेपी का कहना है कि जो नए रूल्स आए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तमाम जो आप सारे मुंह पे नहीं यार, ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद किसकी है? लाल वाली पीछे आगे वोटिंग राइट देना चाहिए कमेटी के मेंबर्स का चुनाव है, जो नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, डीएमसी एक्ट के विरुद्ध है, वो करना चाहते हैं। बीजेपी वाले जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको वोटिंग राइट नहीं होता है और ये उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं। जी, पूरा देश आज दिल्ली एमसीडी की प्रोसीडिंग्स देख रहा है। आरोप लग रहा है कि महिलाओं की हमले की बात की जा रही है। देखिए क्या गुंडागर्दी की है बीजेपी ने, देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। नगर निगम में मेयर का चुनाव ये पहली बार है कि इस प्रकार का हिंसा नंगनाच वहां पे कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसा माहौल आज तक दिल्ली ने नहीं देखा है। दिल्ली नगर निगम में और आम आदमी पार्टी, आपके पास तो पूरी मेजोरिटी है और आप इस प्रकार का तमाशा कर रहे हो। नगर निगम के अंदर मारपीट कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, इस नगर निगम को नष्ट करने में आ गए। पहले दिन ये जो आम आदमी पार्टी के गुंडे मेयर के चुनाव में, जो देश का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। इनके आपस की फूट जो करोड़ों रुपए लेकर अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने टिकट बेचे थे, जिस प्रकार से सिसोदिया के अपने इलाके में, सत्येंद्र जैन के अपने इलाके में, आतिशी के इलाके में सारे इनके निगम पार्षद हारे हैं और इनके अंदर की जो फूट है उसको छुपाने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। इस प्रकार तोड़फोड़ का माहौल दिल्ली के नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे चलाया जाता है, एक राजधानी का नगर निगम कैसे चलाया जाता है। ये उनको सीखना होगा। ये उनके तोड़ना शुरू कर दोगे, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दोगे। ये मनोनीत सदस्य संविधान के द्वारा चुनकर वहां पर बैठे हुए हैं और आप वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको अपनी मेजोरिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम का ये स्वरूप, इस प्रकार का नंगनाच कॉर्पोरेशन के अंदर, सदन के अंदर देश ने कभी नहीं देखा है। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने और ये गुंडागर्दी केजरीवाल और सिसोदिया के इशारे पे की जा रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ। उन्हें किस बात का डर है इसलिए इस तरह का? ये वही बताएंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो टिकट बेचे हैं करोड़ों रुपए के, उनके पार्षद अब उन्हीं से सवाल कर रहे हो, डील कर रहे हो सकता है उनको भरोसा ना हो कि उनके मेयर के लिए उनको वोट पड़ने वाले हैं। हमें नहीं पता कि उनको क्या डर है। नंबर के आधार पे उनके पास एक सिंपल मेजोरिटी है, वो सदन चला सकते हैं। लेकिन पहले दिन अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आप सदन ही चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को?
कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है। और सब जानते हैं कि गुंडों की पार्टी कौन सी है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे ना, जो अभी अंजलि के मामले में एक लड़की की इतनी दरिंदगी को पीछे हुए चले गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता कुलदीप सेंगर, जिसके नेता वो सच्चिदानंद। तो सब जानते हैं कि ये बलात्कारियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। और आज भी वही गुंडागर्दी यहाँ पे एनसीडी के हाउस में चल रही है। वायलेंस में कैसे बदला वो बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के। कह रहे हैं कि आपके काउंसलर्स ने, देखिए मैंने कहा ये सब जानते हैं कि गुंडों और लपटों की कौन सी पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों की कौन सी पार्टी है। आप देखिए, आप अंदर देख लीजिए, आप हमारे पार्षदों को देख लीजिए और उनके पार्षदों को देख लीजिए, आप हमारे पार्षदों की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनकी डिग्रियां देख लीजिए, और आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की डिग्रियां देखिए। थोड़ा हमारे पार्षद हमें भी चाहिए ना। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके हाथ से निकल रहा है, इतना भाव शुरू ही नहीं हुआ था। क्या ये फाइट अदालत तक जाएगी या किसी जानी ही पड़ेगी। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से एनसीडी को चलाया जा रहा है। गैर कानूनी रूप से, अरे आपने थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, गैर कानूनी रूप से मेरा माइक नहीं, हाथ ठीक है, मेरा माइक नहीं लगाया जाता है। गैर कानूनी रूप से शपथ दिलाई जाती है। तो जब सब कुछ कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हो रहा है, तो हाउस कैसे चल सकता है? इस सारी व्यवस्था को चलाने का अपना उनका जिम्मेदारी है, वही हिंसा पे उतारू है, वही लोगों को मारपीट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आज बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहां पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता, तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? सदन की व्यवस्था सदन के आज आयुक्त के अनुसार चलेगी, और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो मेयर अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आज मेयर चुनने के पहले ही, शपथ दिलाने के पहले ही इस तरह का हंगामा, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। भाई ये सारा संवैधानिक प्रक्रिया है, आप संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत सारा कुछ हुआ है, अगर उसके बाद भी आप विरोध करते हैं तो आप बहाना मत बनाइए। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है, उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। और अब इस हंगामे के बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इस मेयर चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर कुल सीटें 250 हैं। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती, बीजेपी ने 105, कांग्रेस की यहाँ पर 9 सीटों पर जीत है और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती हैं। कुल सीटें यहाँ पर आपको बता दें कि करीब 250 हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर जीत हासिल कर इस चुनाव में पहुंची और इसी के साथ कांग्रेस ने 9 सीटें जीती और निर्दलीय ने 2 सीटें यहाँ पर जीती हैं। और अब मेयर की सीट पर संग्राम यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ जो चुने गए पार्षद हैं उनको लेकर यहाँ पर ये संग्राम की स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए कि इन सीटों के बावजूद जो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, उसके बाद अब बीजेपी की वजह से क्या कुछ गणित बदल सकते हैं, क्या समीकरण होंगे, वो आपको दिखा दें। कुल चुनाव 274 सीट पर हुआ, यहाँ पर बहुमत है और कांग्रेस गैर हाजिर यहाँ पर 133 है। इसके साथ आगे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं, 3 सांसद हैं और 13 विधायक हैं। बीजेपी के 105 पार्षद, 7 सांसद, 1 विधायक और 113 वोट यहां पर हुए। कुल चुनाव में 274 बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत का आंकड़ा जो है यहाँ पर 138 है। कांग्रेस गैर हाजिर हैं 133 वोट जो है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद, 3 संसद और 13 विधायक मिलाकर 150 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 105 पार्षद, 7 संसद और 1 विधायक समेत 113 वोट होते हैं।
जबकि कुल चुनाव में 274 वोट हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 138 है। और अब इसी संग्राम को लेकर चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आनंद संबारिया जी, नेता बीजेपी, और वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। सर, पहला ही सवाल आप दोनों ही पार्टी से, तस्वीरें जो आपके सामने हैं बेहद ही ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये एक सदन की गरिमा नहीं रख पाए राजनीतिक कैसे दिग्गज हैं ये, जहां पीठासीन बैठे हैं वहीं ये किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है? आनंद जी। पल्लवी जी, देखिए मैं खुद चंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर रहा हूं 5 साल और बहुत सारे काउंसिल्स का, कॉरपोरेशन के मेयर का इलेक्शन देखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेयर का इलेक्शन सब जगह ही बड़ा शांतिपूर्ण इलेक्शन होता है, लेकिन आज जो एमसीडी के सदन में जो हालात आम आदमी पार्टी के लोगों ने की, तो वो कूड़े के ढेर दिल्ली के उठा करके उन्होंने कारपोरेशन के हेड में, कारपोरेशन के सदन में कूड़े का ढेर लगा दिया। और आम आदमी पार्टी ने अपनी जो रंग होता है, अपना जो बिहेवियर होता है, वो आज दिखा दिया। देखिए पल्लवी जी, इनके पास मेजोरिटी है तो डर किस चीज का है? जो भी कुछ हो रहा है वो नगर आयुक्त करता है। अभी मेयर इलेक्ट होना है, पहले आयुक्त के मुताबिक काम चलेगा। आयुक्त के बाद जब मेयर इलेक्ट हो जाते हैं तो मेयर के नीचे सदन की कार्रवाई चलती है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वैसे उसको आश्वस्त नहीं है कि उसके जो 134 काउंसलर बन के आए हैं वो उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे, उसको पता नहीं है, उससे डर लग रहा था। चलिए आनंद जी, वोटिंग पर अब बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं वैभव श्रीवास्तव जी के पास। सर, ये आप खुद को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं और ये ऐसी तस्वीरें फिर सामने आती हैं, ये कैसा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं? ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पल्लवी जी, आपको नमस्कार जी, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और जितने भी श्रोता आपके प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नमस्कार। पल्लवी जी, बिल्कुल ये बात सही है कि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और जिस तरह की गुंडागर्दी और लफंगई बीजेपी दिल्ली में पिछले 15 साल से एमसीडी में कर रही है, वो उसने आज भी करके दिखा दी। अभी तक क्या होता था, इनके पास एक कंफर्टेबल अपोजिशन रहता था जो कि थी कांग्रेस। आपके पास आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड है डेमोक्रेटिक वैल्यूज और संवैधानिक प्रक्रियाएं जो हैं उसके लिए हम बाबू जी, ये क्या संवैधानिक प्रक्रिया है? ये कानूनी तरीका है अपनी बात आगे रखने का। आपको मुख्य कारण आखिर आप पहले आप मुझे मुख्य कारण बताइए कि इस तरह का जो ये हंगामा देखने को मिला है, आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या है जो इस तरीके से आग बबूला हो गए, दोनों ही पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं? ये जनप्रतिनिधि हैं? क्या जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं? डिफरेंसेस हैं कहाँ? अगर आप सिलसिलेवार तौर पे शुरू करें तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 6 जनवरी को आपके मेयर के इलेक्शंस थे, हम अपनी तैयारी कर रहे थे, हमने कोई भी किसी चीज के लिए ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये हुआ शुरू जब एलजी ने 10 पार्षदों को, मनोनीत एल्डरमैन को नियुक्त किया गया विदाउट कंसल्टिंग सीएम और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये एक स्वाभाविक डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, एक प्रक्रिया है कि आप, दिल्ली सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार है, वो रास्ते चलते उठाए हुए लोग नहीं है। दिल्ली की जनता ने उनको इतने भारी बहुमत से जिताया है, और ये पिछले के राज्यपालों ने, उपराज्यपालों ने में भी सिंपल ये प्रक्रिया शुरू की है कि आपको एल्डरमैन, आप कंसल्टेशन से आप करते हैं, इस तरह तो चलेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरी चीज हुई कि सीनियर मोस्ट मेंबर्स को एमसीडी के नगर निगम का जब तक कोई चुनाव नहीं होते उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। मुकेश गोयल जी 5 बार के चुने हुए पार्षद हैं और वो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं। स्पीकर साहब ने बीजेपी के एक पार्षद को वहां पे प्रोटेम स्पीकर बना दिया, जिसने, और तीसरी चीज है
उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनते हुए सबसे पहले एल्डरमैन को अब उन्होंने शपथ दिलानी शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी? क्योंकि वो एल्डरमैन से वोट डलवाना चाहते हैं। चलिए अब जो जवाब ले लेते हैं, आनंद जी यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी एमसीडी में पद पर रह चुके हैं। एक पल्लवी जी, एक सेकेंड जी। डीएमसी एक्ट आर्टिकल नंबर 243R, आर्टिकल नंबर 243S बहुत स्पष्ट बताता है कि नॉमिनेटेड एल्डरमैन कैन नॉट वोट। ये बीजेपी ये इस गुंडागर्दी को करके, इस लफंगे को करके साबित क्या करना चाहती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद जी। देखिए पल्लवी जी, 3 बड़े सवाल इन्होंने उठाए हैं वैभव जी ने। मैं चाहूंगी आप एक सिलसिलेवार तरीके से उनके आप जवाब दें सर। मैं उसी तरह से बता रहा हूँ जी। मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथी वैभव जी बोल रहे थे कि ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। वो तो आज सारे भारतवर्ष ने देख लिया कि किस तरह के डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हमारी सर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नीचे दबा कर तीनों सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए जब मैं आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरी लेडी पार्षद को दबा करके इनके गुंडों ने जिस तरह से लहू लुहान किया है, अब ये डेमोक्रेसी के पैमाने दिखाए। अब वैभव जी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि उपराज्यपाल ने एल्डरमैन को नॉमिनेट करने में सीएम से सलाह मशवरा नहीं किया। वैभव जी आपको कोई भी कानूनी प्रक्रिया का पता नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं खुद काउंसलर रहा हूं। उपराज्यपाल की ये शक्तियां हैं कि अपने अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं वहां से लेके एल्डरमैन को नॉमिनेट करते हैं, और सीएम का कोई दिल्ली सरकार का एमसीडी एक आनंद जी क्या ये भी नियम है कि चुनी गई सरकार से बिना किसी राय के, बिना मशवरे के, क्या ये गवर्नर के पास ही पूरा रूल होता है? क्या उपराज्यपाल के पास ये पूरा अधिकार है? क्या कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं होती? राज्यपाल अनिल बैजल जी ने पूरी कंसल्ट किया था। एमसी सीएम का दिल्ली सरकार का एमसीडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। नहीं, दिल्ली सरकार की मैं कह रही हूँ चुनी हुई सरकार। यहाँ पर एमसीडी जो चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को चुना गया है, जीत उनकी हुई है, तो क्या उनसे बिना किसी मशवरे के इस तरह से जो 10 नाम यहाँ पर सामने आए हैं वो लेना क्या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था? नहीं पल्लवी जी समझिए, पल्लवी जी समझिए, वो 134 आदमी जीत के आ गए, कोई दो राय नहीं है। 134 आदमी जीत के आगे आज हाउस में आए थे। चलो कांग्रेस ने अब्सटेन कर लिया तो इनका मेयर पक्का बन जाना था। इनको अंदेशा कहां से हो गया कि जो एल्डरमैन है वो वोट डालेंगे, क्योंकि इनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि इनके पार्षद इनको वोट नहीं देंगे और इनकी हार हो जाएगी। चलिए वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव जी पहले पल्लवी जी देखिए वैभव को चुप कराइए पल्लवी जी। जब मैं वो बोल रहे थे, चलिए बात पूरी, वैभव जी लौटेंगे आपके पास, बात पूरी करने दीजिए। जी आनंद जी, सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि पीठासीन अधिकारी होता है। कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि कोई सीनियर होगा, जूनियर होगा। ये उपराज्यपाल जी के विवेक के ऊपर है कि वो उसको प्रो टर्म या टेम्परेरी कुछ देर के लिए वो उसको स्पीकर बना देते हैं, मेयर बना देते हैं, और वो उन्होंने अपॉइंट कर दिया। इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी है उसकी विवेक के ऊपर होता है कि वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी या शपथ दिलवाता है, तो वो शपथ किसी भी ए से शुरू कर सकता है, जेड से शुरू करता है, क्योंकि एल्डरमैन सिर्फ 10 ही थे और इलेक्टेड मेंबर 250 मेंबर थे। तो जो पीठासीन अधिकारी ने सोचा कि पहले मैं एल्डरमैन को शपथ दिलवा देता हूं, इसके बाद जो है इलेक्टेड मेंबर्स को भी शपथ। तो आनंद जी क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है कि उन्होंने पहले शपथ ले ली जो एल्डरमैन है और बाकी पार्षद बाद में शपथ ले रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पल्लवी जी। चंडीगढ़ एक शहर है जो जहाँ भी एक कारपोरेशन है, वो भी एक बड़ा सुलझा हुआ शहर है। यहाँ दिल्ली की बात कीजिए सर, आप दिल्ली की बात करिए। 15 साल से आप रहे हैं ना दिल्ली एमसीडी में बीजेपी पार्टी। जब भी इलेक्शन चंडीगढ़ में मेयर का होता है, हर एक साल में मेयर का इलेक्शन होता है, जब शपथ
ली जाती है, पहला हाउस जब कंस्टिट्यूट होता है तो पहले नॉमिनेटेड काउंसलर को शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि ये उनका सत्कार है, क्योंकि वो लोग जो हैं एक अपने सर चंडीगढ़ में क्या होता है उस पर डिबेट नहीं है आज। आनंद जी मुझे आप ये बता दीजिए, क्या दिल्ली में इससे पहले हुआ है एमसीडी के चुनाव के दौरान कि भाई इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ दिलाई गई हो? वो उसकी वो जो पीठासीन अधिकारी है के ऊपर है। एक बार पीठासीन अधिकारी बन गया तो कोई आप किसी को आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। पीठासीन अधिकारी उपराज्यपाल जी के आदेश के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तैनात करता है और वो तैनात हो गई थी। अब उनकी विवेचना के ऊपर डिपेंड है तो वो किसको पहले ओथ दिलवाएंगे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले मैं एल्डरमैन को ओथ दिलवाती हूँ, इसके बाद सब जितने भी 250 लोग हैं सबको ओथ दे के हाउस बन जाएगा और मेयर का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी की है, उन्होंने अपना एप्टीट्यूड जो दिखाना था, जिस तरह की बातें इनकी, जिस तरह से ये पार्टी बन के आई है, ये बिल्कुल उपद्रव के करने के बाद से। चलिए आनंद जी जवाब ले लेते हैं। वैभव जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। वैभव जी देखिए पल्लवी जी, आनंद जी ने सिरे से शुरुआत से ही झूठ बोलना शुरू किया है। पहली बात, अगर मैं इनको चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से पूछिए इनसे कि क्या इन्होंने बोला कि इनको कैसे पता हो गया कि नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट ये कह दे कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं देंगे। पहली चीज इनको मैं चुनौती देता हूं, ये बोले कि इनके नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि यहां पे नहीं है एमसीडी, ये बार बार चंडीगढ़ इधर उधर की बात कर रहे हैं। एमसीडी के इतिहास में कभी ये बात नहीं हुई है। न एल्डरमैन को पहले इस तरह से शपथ दिलाई गई है, न प्रोटेम स्पीकर ऐसा रखा गया है। हमेशा वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर किया गया है। और जो ये तीसरी बात कि आपको क्यों डर है कि आपके 34 लोग इधर वोट कर देंगे उधर, किसी को डर नहीं है सर। लेकिन अगर आप लोग बार बार डेमोक्रेटिक रूल्स वैल्यूज को तोड़ेंगे तो आईना तो दिखाएंगे। ये आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है जो सेटिंग करके बैठ जाएगी आपसे। हम लोगों ने अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आए हैं और पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, बीजेपी की तरह गुंडे लफंगों की पार्टी नहीं है। हम लोगों ने जो भी चीजें की हैं एक्ट के माध्यम से, डीएमसी एक्ट के माध्यम से, आर्टिकल 243R 243S के माध्यम से हम बातें रख रहे हैं। और ये हम प्रोटेम स्पीकर को भी दिखा रहे थे कि ये देखिए, अगर आपको इतना ही कानूनन तरीके से बातें रखनी थी तो फिर ये क्या तस्वीरें हैं? क्या ये पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या इस तरीके से, वो भी जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो इस तरह से तस्वीर में फिट होता है क्या, जो तस्वीरें हमारे सामने आई? एक भी ये वोट, एक भी आप इमेजेस दिखा दीजिए कि हमारे किसी पार्षद ने इनको वोट, हमारे प्रीति जी, मोनू जी, प्रवीण जी को इन्होंने मार पिटाई की है और फुटेजेस भी है उसकी। ये बात कर रहे हैं। तर ऐसा तो नहीं है कि एक ही पक्ष किसी पर हमलावर हुआ, या तो दोनों पक्षों में देख पा रहे हैं कि दोनों जो हैं लड़ रहे हैं आपस में, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई किसी तरह से हाथापाई कर रहा है, जिसके हाथ में जो आया उसने उठा के मार दिया। क्या सलीके के तरीके से जिन आर्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं, क्या उन आर्टिकल्स के, उन संविधान के आधार पर क्या इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ा जा सकता था? पल्लवी जी, सबसे पहले संजीव झा जी जो कि सदन में मौजूद थे, आतिशी जी, वो एक्ट और रूल्स, एक्ट और आर्टिकल्स उन्होंने स्पीकर को दिखाया। ये रहा आपका डीएमसी एक्ट 243, ये रहा आपका 243R 243S। ये देखिए, आप नहीं कर सकते ऐसा। नगर निगम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। आपके पास कोई चारा नहीं छोड़ रहा, हम अपनी वॉइस कैसे रखेंगे? चलिए आनंद जी। नहीं, देखिए, मैं वैभव जी को सुन रहा था कि इनकी तो झूठ का पुलिंदा रखते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने एक्ट दिखाया, स्पीकर को दिखाया, जो पीठासीन अधिकारी थे उनको दिखाया, तो उसमें यही लिखा हुआ। मैं बार बार चैलेंज देता हूं इनको, वैभव जी सर, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए मेरा और बताइए कि कहाँ लिखा है कि एल्डरमैन को आप पहली बार आप शपथ नहीं दिलाएंगे? कहीं भी उसमें शपथ की बात नहीं कर रहा हूं। उपराज्यपाल जी के हुक्म के मुताबिक सर शपथ की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोटिंग के अधिकार की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 243R। मैं वही देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए वोटिंग एल्डरमैन को नहीं है,
मैं आज आपके चैनल से बता रहा हूँ, ये इनका डर, इनकी जो हताशा है वो बोल रही है। एल्डरमैन वोटिंग नहीं करते हैं, पर एल्डरमैन अपने जो समिति के इलेक्शन होंगे उनमें अपनी वोटिंग आनंद जी, ये बात तो आप मानेंगे ना कि एमसीडी के इलेक्शन में स्टैंडिंग कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सबसे अधिक पावर रहती है उनके पास, उसमें वोटिंग करेंगे वो। नहीं, पर आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं स्टैंडिंग कमेटी के पास सबसे ज्यादा पावर होती है? उनके और बीजेपी ने उसी में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिस तरीके से जो एलजी है उन्होंने नियुक्त किया है पार्षदों को। पल्लवी जी, स्टैंडिंग कमेटी में वोटिंग राइट है एल्डरमैन का, सिर्फ मेयर के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं है। इनको वेबर को पता नहीं है। मैं कारपोरेशन में रहा हूँ 5 साल। आप तो कहते हैं कैरियर बनाने आते हो, मैं मानता हूँ। आप अपनी नौकरी छोड़ के कैरियर बनाने आए तो आपके आधे मिनिस्टर जेल में गए हैं, और जिस के निकल रहे वो आज मुद्दा नहीं। मुद्दा ये कहना चाह रहा हूँ कि एल्डरमैन जो है, वो जो 20 स्टैंडिंग जो समितियां बनेंगी, जोनल कमेटी बनेगी, उनमें एल्डरमैन वोट देगा। उसको हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। मेयर के बीच में इलेक्शन नहीं, वोटिंग राइट है उसका, बट कौन पहले शपथ लेगा आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आनंद जी, आप बात घुमा रहे हैं यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे कुछ और ही था। मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ आपसे कि मनोनीत पार्षदों को जो चुना गया, क्या उसमें कानूनी प्रक्रिया फॉलो हुई? दूसरी बात, क्या स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है या नहीं होती एमसीडी में? ये आप मुझे बताएं। पल्लवी जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने बता दिया। स्टैंडिंग कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी होती है कॉर्पोरेशन के बाद में। जनरल हाउस पहले आता है, फिर स्टैंडिंग तो ये नए जो 10 पार्षद यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो एलजी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि उसके बाद समीकरण बदल जाएगा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ कहने के लिए चुनाव जीती पार्टी हो जाएगी, जबकि सारी पावर एक बार फिर बीजेपी के खामे में आ जाएगी, खेमे में आ जाएगी। पल्लवी जी, अभी वहाँ 14 एमएलए आते हैं, 14 एमएलए, हमारा एक ही एमएलए आया है, बाकी तो 13 एमएलए इनके आए हैं। ये चीजें नहीं, जो कानून बना हुआ है वो कानून है। समीकरण बदले ना बदले डिफरेंट स्टोरी है। राज्यपाल जी ने और एक फील्ड से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको वो एल्डरमैन नियुक्त करते हैं। अब वो किसको वोट देंगे वो उनकी मर्जी है। तो इसीलिए 3 जोन से, इसीलिए महज 3 जोन से 10 पार्षदों को उन्होंने निकाल लिया और नियुक्त कर दिया उनको, केवल 3 जोन से। हाँ, हमारा भी तो एमएलए एक ही आया है, इनके 14 एमएलए आए हुए हैं। तो जो कानून है, आप इसकी बात कीजिए ना कि 3 जोन से 10 पार्षदों को उन्होंने कैसे नियुक्त किया? 12 जोन से एक नियुक्त करना था ना, तो आपने 3 जोन से कैसे करवा दिया? नहीं पल्लवी जी, ऐसा कहीं भी देखिए, जो एमसीडी के रूल्स हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी में है, वो उपराज्यपाल जी की अपनी विवेचना के ऊपर वो वेरियस फील्ड में से कहीं से भी निकाल करके वो एल्डरमैन पर नियुक्त कर देते हैं। और एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं, बट आगे स्टैंडिंग कमेटी में वोट देंगे, बाकी दूसरी भी चीजों में। आनंद जी, वोट तो बहुत आगे की बात पे आप पहुंच गए। यहाँ तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से नियुक्त कैसे कर दिया गया, पूरी कानूनी प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है। क्या डिप्टी सेक्रेटरी के पास पहुंची थी फाइल पास करने के लिए? ये क्या सेक्रेटरी के पास फाइल पहुंची? नहीं, आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एमसीडी का ऑटोनोमस बॉडी, उपराज्यपाल को पूरी स्वायत्त है इसके बारे में, वो नॉमिनेट किसी को भी करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री दिल्ली का कोई भी रोल नहीं है। मुख्यमंत्री का मिनिस्ट्री दिल्ली का तब आएगा जबकि वो अंडर सेक्शन 74 कारपोरेशन के मुताबिक उन्होंने रेवेन्यू देना पड़ेगा, जो वे बाद में ये ना कर देते हैं। जो हमारी एमसीडी थी तो इन्होंने पैसा नहीं दिया। 25% जो है रेवेन्यू ऑफ स्टेट, यानी आप ये कह रहे हैं आनंद जी कि जो फाइल पास करानी होती है पार्षदों के लिए, उसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी के पास फाइल को जाने की जरूरत नहीं है, सीधे एलजी के पास एमसीडी कमिश्नर फोन करते हैं और हम पर नाम आ जाते हैं कागजों में और नोटिफिकेशन जारी हो जाती है। नहीं पल्लवी जी, ऐसे इलेक्शन आयुक्त नहीं करता है। ये फील्ड में से जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जैसे मैं एक हार्ट डॉक्टर हूं, कोई चीफ इंजीनियर है,
अलग कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसकी पूरी फाइल बनती है और उसके बाद मैं ये सेक्रेटरी के पास जरूर जाती है, सेक्रेटरी के थ्रू ही होती है, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाती। तो क्या इस बार गई? क्या ये प्रक्रिया इस बार फॉलो हुई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिरे से नकार दिया है कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। ये हमेशा ही होती है, क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी इस तरह से किसी तरह से पैसे दे करके, जो टिकटें दे करके इन्होंने अपना झूठे आश्वासन दे के सरकार बनाने के लिए एमसीडी में मौका कर लिया, तो अब वो जो कारपोरेट बन गए हैं उनको खुद अपने पे भरोसा नहीं, आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं। आपने देखा हुआ किस तरह से पैसों के पीछे लड़ाई हुई थी। इनके अपने आम आदमी पार्टी के लोग पेड़ पे चढ़ गए थे, पोल पे चढ़ गए थे। मुद्दे पर रहते हैं, हाँ मुद्दे पर रहते हैं आनंद जी। वैभव जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वैभव जी देखिए पल्लवी जी, शुरू से बात वही है कि यहाँ की जो जड़ ही शुरू हुई है इस पूरी प्रक्रिया की, वो ही गैर संवैधानिक है। अभी ये बात कर रहे हैं कि एलजी अपना स्वायत्त है, एलजी कोई स्वायत्त नहीं है, एलजी एक नॉमिनेटेड व्यक्ति है। यहाँ चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के लोगों की चुनी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुन के भेजी है अपनी सरकार। वैभव जी, सरकार का कोई रोल नहीं है। एक सेकंड शांत जी, एक सेकंड, सरकार का कोई रोल आनंद जी सुन लेते हैं। आनंद जी एक सेकंड। ऑन रिकॉर्ड आपके पिछले एलजी अनिल बैजल जी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को फाइल भेजी थी, उनसे सहमति ली थी, उनसे डिस्कशन की थी। यहाँ पे विनय सक्सेना जी तो अपने आप को सीएम को, मिनिस्टर को, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। आप डिस्कस करेंगे ना कि आप, और यहाँ पे आने 10 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे एल्डरमैन बना दिया है। ये स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, 10 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा के इन्होंने एल्डरमैन बना दिया है। किस बात की स्पेशलिस्ट? तो आप यहाँ एमएलए हमारा एक क्यों लिया? आम आदमी पार्टी का वहां पर देखिए, जहां तक एमएलए की बात कर रहे हैं कि 14 में से 1 बीजेपी, भाई आप 70 में से तो 7 एमएलए हैं आपके, तो ऐसा तो है नहीं आप 70 में से 40 सीट जीत के आए, 30 सीट जीत के आए, क्यों नहीं 4-5 ले लिया आपने? आपके 1 बीजेपी के। अरे भाई तो आपके एमएलए हैं कितने? अरे तो आप जितने हैं, आप जो आपके तो 134 है इस वक्त कारपोरेटर, चुना हुआ व्यक्ति है, एलजी की तरह 134 है, लड़ लो ना, आप इलेक्शन लड़ लीजिए। नॉमिनेटेड व्यक्ति नहीं है, स्पीकर चुना हुआ व्यक्ति है। 134 आपके कारपोरेटर हैं। चलती है, वैभव जी, आपको डर किस चीज का है? एलजी डेमोक्रेसी नहीं है। समारोह हो जाने दीजिए, शपथ लेने दीजिए, और कल जो है मेयर का इलेक्शन करा दीजिए। हमें अपने आपको डर लग रहा है कि आपके कारपोरेटर आपको वोट नहीं देंगे। 34 और आनंद जी, जब उन्हें प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है तो शपथ कैसे होने दी जाएगी? नहीं मैडम, उनको तो भरोसा किसी पे नहीं है। ना ये तो इलेक्शन कमीशन को समझते, ना सुप्रीम कोर्ट को समझते, ना हाई कोर्ट को समझते। इनको तो किसी के ऊपर भरोसा है ही नहीं। ये तो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट। 134 लोग अगर इनके मेंबर्स हैं तो आनंद जी, क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो वोट जीती है 134, उनसे भी बात करनी चाहिए थी यहाँ पर एलजी को? चाहे भले ही विचार विमर्श होता, नकार देते, वो बहस होती, लेकिन बात करनी जरूरी थी। पिछली बार इन्हीं के एलजी ने किया था। मनोनीत पार्षद चुनने से पहले राय जरूरी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। हर बार होता है। बताइए आनंद जी। ऑन रिकॉर्ड हर बार होता है। नहीं, क्या पूछ रहे हैं वैभव जी? जवाब ले लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं वैभव जी? वैभव जी, मैं सर ये बोल रहा हूँ, क्या आपके पिछले जितने भी एलजी मोदी सरकार ने अपॉइंट किए हैं, क्या उन्होंने कभी भी सीएम से कोई भी राय मशवरा नहीं लिया एल्डरमैन पे? आप बोलिए हाँ या ना। वैभव जी सुनिए, अब सुनिए, अब 2 मिनट सुनिए। आप एलजी सिर्फ मोदी सरकार में नहीं अपॉइंट हुए हैं। एलजी तो बहुत सालों से, जब से दिल्ली बना, चलते जा रहे हैं। कभी भी किसी सीएम ने सड़क के ऊपर बैठ करके सीएम होके धरना नहीं दिया। किसी भी सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को आनंद जी, आप सिर्फ जवाब दीजिए सर, बातें मत घुमाइए। आप जवाब दीजिए कि क्या इससे पहले एलजी ने कोई विचार विमर्श किया है? जवाब दे रहा हूँ। किसी भी सीएम ने वैभव जी जवाब दे लेते हैं। ड्राइंग रूम में जाके बैठना नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एलजी पहली बार अपॉइंट नहीं हुआ मोदी गवर्नमेंट में।
एलजी तो बहुत सालों से आते रहे हैं, बट जिस तरह की सरकार, जिस तरह का मुख्यमंत्री आपका है, उसके बिहेवियर जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिट नहीं होते। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं पल्लवी जी कि एमसीडी एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये सेकंड पावरफुल बॉडी होती है स्टेट में। पहली सरकार की कैबिनेट इनकी है और उसके बाद एमसीडी होती है। इसका कोई भी रोल मुख्यमंत्री का, सिर्फ उतना ही रोल मुख्यमंत्री का होता है कि कैबिनेट को अपना रेवेन्यू 25% जो है वो एमसीडी को देना होता है। जो पिछले कितने सालों से, 8 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने एमसीडी को पैसा दिया नहीं। सफाई कर्मचारियों को पैसा देने के लिए इतना ही रोल होता है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो किताब लिखी होती है उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ 134 आदमी कल इलेक्शन लड़ो, कल आप इलेक्शन करवा दीजिए ना, लड़ाई मत करिए, चुपचाप लेके ओथ ले लेने दीजिए और सारे के सारे बन जाएंगे। दिल्ली की जनता ने नकार दिया आपको 138 आदमी चाहिए ना मेयर बनाने के लिए। 134 इनके इलेक्टेड हैं, 14 इनके एमएलए हैं, तो 148 हो गए इनके। तो आपका बन गया पूरा मेयर। क्यों परेशानी हो रही है इनको? पर आनंद जी, अगर आप ये गणित बता रहे हैं तो आपको ये गणित भी पता होना चाहिए कि जो 10 पार्षद चुन लिए गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद समीकरण क्या बदल जाता। 3 जोन जो यहाँ पर मेन है, एक सेंट्रल जोन हो गया है आपका, एक सिविक जोन हो गया है और एक नरेला वाला जोन, जिससे 3 ये जो जोन है उनसे ज्यादातर जो पार्षद हैं वो चुने गए हैं बीजेपी पार्टी के, जिसके बाद समीकरण बदल जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो मार्जिन है इन 3 जोन में बहुत ही कम है। पल्लवी जी वो सारे बीजेपी के अपॉइंटेड, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, मेयर के बीजेपी के लोग। पल्लवी जी, एक मेयर का इलेक्शन का मुद्दा हो रहा है। मेयर के इलेक्शन को 138 आदमी चाहिए, 134 इनके पास हैं, 14 इनके पास एमएलए हैं। पर आप ये बताइए ना, जो एल्डरमैन ये 10 चुने गए हैं उनकी वजह से क्या यहाँ इन समीकरणों पे फर्क नहीं पड़ेगा? आप मुझे बताइए। नहीं, मेयर में नहीं पड़ेगा। मेयर में तब पड़ेगा जब इनके कारपोरेटर आकर के हमारे आदमी को वोट देंगे। ये तब डर लग रहा है इनको। हम इसमें इस एल्डरमैन से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग काफी अहम हो जाती है? नहीं, और क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि क्रॉस वोटिंग नहीं की जा सकती, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। उसको नहीं रोक सकते हम। मेयर हमारा बनेगा। ये जो इनके जो इलेक्टेड कारपोरेटर हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और 138 के पार हम जाएंगे। चलिए वैभव जी से जवाब ले। वैभव जी देखिए पल्लवी जी, पूरा देश जानता है कि किस तरह से बीजेपी लोकतंत्रों को हर दिन खत्म कर रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ है, गोवा में हुआ है, पौंडीचेरी में हुआ है, या अभी ये तो आंध्रा में भी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे इन्हीं के लीडर्स की अभी वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें वो पैसे देके विधायक खरीदने की बात कर रहे थे। तो पूरा देश जानता है कि बीजेपी किस तरह से चुन को लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हम तो कह रहे हैं हम तो बहुत छोटी पार्टी है, अभी 10-11 साल पहले हमारा जन्म हुआ है। वैभव जी, तो ये जो यहाँ पर वैभव जी, ये जो एल्डरमैन की यहाँ पर बात हो रही है चुने जाने को लेकर, वैभव जी जो एल्डरमैन की यहाँ पर बात हो रही है, आप जरा खुलकर समझाएं कि उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को क्या खतरा हो सकता है, एमसीडी की बात की जाए। देखिए हमारा सबसे पहले पल्लवी जी खतरा नफा नुकसान पे तो बाद में आएंगे। हमारा सवाल सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया पर ही है। एल्डरमैन अपॉइंट कैसे हुए ये बात कर रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं स्पेशलिस्ट होने चाहिए, बिल्कुल एरिया स्पेशलिस्ट होने चाहिए। वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया गया है ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता जाके वहां वोट करें। ऐसे चलेगा? इस तरह से तो हम अपने सामने इन लोगों को इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या करते हुए हम नहीं देख सकते। हमारा शुरुआत से ही इस पूरी प्रक्रिया पे ही है। अभी तो नफे नुकसान पे बाद में करेंगे कि कहां वोट होगा, कैसे कौन किसको वोट देगा। ठीक है पल्लवी जी। आनंद जी। हाँ, मैं वैभव जी, मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका एमसीडी चलाने के लिए एक मेयर नियुक्त होना जरूरी है कि नहीं है? मेयर
मतलब डिप्टी मेयर तो चलो, मेयर बहुत जरूरी है, मेयर एंड डिप्टी मेयर जरूरी है ना, और वो होगा वोटिंग के द्वारा। आपके पास 134 इलेक्टेड कारपोरेटर हैं, आपके 14 आपके एमएलए हैं, कितने हो गए 148। पल्लवी जी ये नंबर आपने गणित मत फिगर दी थी 138 में आप मेयर बना देंगे, हम लोग को ऑब्जेक्शन तो आपका मेयर तो बन गया। आप किस लिए डरे हुए हो? मैं पर आनंद जी बात यही है, वो कह रहे हैं प्रक्रिया में पूरी कानूनी प्रक्रिया ये फॉलो नहीं हुई है, कानूनन तरीके से प्रक्रिया नहीं हुई है। ये तो एक बहाना यही बात है, हजम करनी मुश्किल हो रही है। ये तो बहाना है इलेक्शन के मेयर के ऊपर। बलि की बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? इलेक्शन तो होना ही है। पर आनंद जी क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर बैकडोर लेने की कोशिश की है ताकि सिर्फ ऊपरी सतह पे आम आदमी पार्टी हो लेकिन अंदर से पूरा बीजेपी हो, बीजेपी का वहां पर कब्जा रहे? हमारे पास 105 पार्षद हैं और हमारे पास 7 एमपी हैं और 1 हमारा एमएलए है जो इन्होंने भेजा है हमारे पास में। 14 इनके एमएलए हैं, 8 एमएलए में से 1 भेजा है, 13 एमएलए, उसके ऊपर बात नहीं करते ये। तो आप अपना मेयर बना लीजिए, अगर अपना 134 आदमियों को अपने साथ रखिए। ये इनको डर लग रहा है कि जिस हालात में वो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो उनको आम आदमी पार्टी की पॉलिसी अंदर जाके देख लिया कि कितना करप्ट पार्टी ये है, कितना ही ये इनडिसिप्लिन पार्टी है, वो इनको वोट नहीं देंगे और उसी डर के मारे ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। पर आनंद जी एक बड़ा आंकड़ा तो आम आदमी पार्टी पहले पेश कर चुकी है, जो जनता ने जो चुना है 134 वार्डों में जो यहाँ पर जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, क्या ये अपने आप में सवाल खड़े नहीं करती है बीजेपी के शासन पर कि 15 साल तक एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा लेकिन अब जनता ने नकार दिया? नहीं, देखिए मैडम, वो तो कारपोरेटर की मर्जी है, यहाँ कोई दल बदल कानून नहीं लगता है। अब कारपोरेटर की मर्जी है वो किसी को वोट दे, तो इनको अपने कारपोरेटर को साथ रखिए। 134 और 14 148 हो गए, चाहिए तो 138। सर ये साथ रखने वाली, दूर रखने वाली राजनीति ये बीजेपी कांग्रेस करती है, ये रिसोर्ट वाली ये तो आप करते हैं, ये आप कर रहे हैं और आज वो दिखा दिया आप लोगों ने पार्लियामेंट में, आपने जो है सदन में दिखा दिया किसको दूर रखना है, किसको क्या नजदीक करना है। आप 3-3 करोड़ रुपए देके टिकट बेचोगे तो यही हाल होगा। सर ये पूरा देश जानता है कि पैसे देके कौन टिकट बेचता है और पैसे देके कौन विधायक खरीदता है। जो आपका पेड़ एमपी में कर चुके हैं, गोवा में कर चुके हैं, पौंडीचेरी में कर चुके हैं, जिसने कहा था मेरे 3 करोड़ रुपए लेके भी टिकट नहीं दी, वो बताएगा आपको। आपका ही आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, बीजेपी खरीदती है। चलिए ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं किसने किसको क्या टिकट बेची, इससे कोई प्रमाण है तो आप बताइए, वरना इस बात के बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है। आप जरा ये बता दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, ये बीजेपी अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रही है इस तरह से यहाँ पर, इसीलिए पहले इन एल्डरमैन को शपथ दिलाने की बात यहाँ पर हुई है। नहीं, एल्डरमैन को शपथ दिलाने पहले कोई भी शपथ ले ले, उससे फर्क क्या पड़ता है? एल्डरमैन वोट नहीं देंगे, आज तक एल्डरमैन को वोट देने का हक नहीं है। अभी क्यों ले रहे हैं वो? उनको वोट देने का हक नहीं, मैं बता चुका हूं वैभव जी, आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैं जवाब दे चुका हूं आपको। एल्डरमैन मेयर में वोट नहीं देंगे। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ये कह रहा हूँ कि कमेटी है उसमें उनको वोट देने का हक है। पहले शपथ कैसे ले आनंद जी सवाल सुन लीजिए, पहले चुने में प्रतिनिधि शपथ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बड़े कारपोरेशन में प्रतिनिधि शपथ लेंगे, नॉमिनेटेड लोग नहीं लेंगे। चंडीगढ़ में जो नॉमिनेटेड काउंसलर वो पहले शपथ लेते हैं। चलिए ठीक है आनंद जी, रुक जाइए। वैभव जी, क्या आपको लगता है बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सेंध मारने की कोशिश की गई है एमसीडी चुनावों में, जिस तरह क्रॉस वोटिंग को लेकर यहाँ पर आपको डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को? पल्लवी जी एक और एलिमेंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपको यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बैठते तो उनसे हम सवाल करते। कांग्रेस की जो निगम की नेता है नाजिया दानिश जी, ठीक है, भाजपा के साथ क्या अच्छी सेटिंग की उन्होंने। एलजी साहब ने उनको हज कमेटी में मेंबर बना दिए, ठीक है, और इस बारे में कांग्रेस ने इस पूरे प्रोसेस से वॉकआउट कर दिया। ये समझें, ये पूरे जो इंस्टेंसेस हैं
इसका क्लियर फायदा मिलेगा बीजेपी को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के इलेक्शंस में। सो ये जो बैकडोर एंट्री का जो प्रोसेस, आनंद जी आ रहे हैं आपके पास, बस बात पूरी निगम में आज तक निगम में इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती थी, स्टेट में भी होती थी। स्टेट में तो कांग्रेस को 0 पे ला दिया, बीजेपी को लगभग खत्म कर दिया है। इसी तरह एमसीडी में भी जब आम आदमी पार्टी की जिस तरह धमाकेदार एंट्री हुई है, इससे ये दोनों घबराए हुए हैं। इन दोनों की राजनीति खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आ चुकी है, और ये जो कंफर्टेबल पॉलिटिक्स दोनों के बीच में चल रही है, इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। चलिए आनंद जी। देखिए अभी मैं वैभव जी को सुन रहा था और ये दानिश जी की बात कर रहे हैं कि उसको फला जगह पे लगा दिया। वैभव जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जो आदमी की काबिलियत देख करके उसको जगह जगह पे उसका फायदा उठाती है। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है कि अपनी फैमिली को ही सारा घुमाते रहो, अपने आदमियों को वेरियस पोस्ट देते रहो। आपको मुझे लग रहा है कि आपने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं होने वाले। डर लग रहा है कि अभी आपका मेयर पर भी आप इत्मीनान रखिए, आपका मेयर नहीं बनेगा। आपके बहुत सारे लोग, आपके इलेक्टेड कारपोरेटर, वो हमारे मेयर को वोट देंगे, हमारे मेयर कैंडिडेट को वोट देंगे। बस आप तो इतना ही करिए कि आने वाले समय में उस मेयर के साथ जो आएगा उसके साथ कोऑपरेट करिएगा। आपकी तो ये नेचर हो चुकी है कि आप तो सिर्फ जो अरविंद वाली के साथ में है। आपने दिल्ली के एक एमपी को, दिल्ली के आपके एक ऑफिस होल्डर को हमारे पंजाब का प्रभारी बना दिया है, और पंजाब के दिल्ली से सारे ऑफिसर लेके आप पंजाब में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो जो हलचल, जो तूफान पंजाब में उठने वाला है, उठ रहा है, वो दिल्ली में ना करने दीजिए। अपना मेयर बना लीजिए, 148 वोट आपके पास हैं। चलिए आनंद जी, यहाँ पर एक और आरोप है कि उपराज्यपाल ने जो पार्षद चुने हैं वो बीजेपी के हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी को सरपास करने के लिए चुना गया है, वो भी बिना आम आदमी पार्टी की सलाह के। पल्लवी जी, एक्सपर्ट मैं डॉक्टर हूं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं। अगर मैं बीजेपी में हूं और मुझे अगर गवर्नर साहब सेलेक्ट कर लेते हैं तो बीजेपी की तरह से नहीं किया है, उन्होंने मेरी काबिलियत के ऊपर किया है। एक जनरल साहब हैं, वो आर्मी में नौकरी करके आए हैं, वो अगर वो जनरल साहब को डिफेंस कोटे में लेते हैं तो वो बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो सर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के पास काबिलियत है, आम आदमी पार्टी के पास कोई काबिलियत नहीं है? जो एलजी ने उन्हें कंसिडर ना करके सिर्फ बीजेपी के पार्षद चुने हैं यहाँ पर। अभी इन्होंने कहा कि एक दानिश को एक पोस्ट दी है, दो कांग्रेस के हैं, वो तो इन्होंने कहा एलिगेशन लगा रहे हैं की बात कर रहा हूं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, इनको कहिए। आज सारी नहीं, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि जो ये नियुक्ति हुई है, क्या बीजेपी वाले ही सिर्फ टैलेंटेड हैं? क्या बीजेपी वाले ही हैं जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं? आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं? नहीं, मैं तो वही फिर जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे 8 एमएलए में से एक ही एमएलए आया, क्या एक ही फिट है? क्यों नहीं इन्होंने, इनके पास देखिए, अगर ये ऐसा था 134 आदमी जीत करके आए हैं तो हमारे भी 5-6 एमएलए को ये नॉमिनेट कर देते। ठीक है, जो नहीं किया इन्होंने। तो ये इसमें जो काबिलियत है वो बीजेपी और कांग्रेस। चलिए आनंद जी जवाब ले लेते हैं, आनंद जी जवाब ले लेते हैं। वैभव जी ठीक है, इन्होंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ कि आपके 14 में से एक ही हमारा बीजेपी का एमएलए दिखा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये स्पीकर करते हैं, स्पीकर आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। ठीक है, उन्होंने अपने 14 लोगों को, जिसमें 13 आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी के विधायक भेजे। आप ये बोलिए, एलजी क्या बीजेपी के चुने हुए व्यक्ति हैं? बीजेपी से आते हैं कि उन्होंने 10 लोग बीजेपी के चुन के भेजे हैं? उनका तो काम है कॉन्स्टिट्यूशनल। ये गलत बयानी वैभव जी क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रल रह के रिस्पॉन्ड करें। आप वैभव जी ये झूठ फैलाते क्यों हैं? अरे अगर आप ये झूठ क्यों फैलाते हैं? एलजी कभी इलेक्टेड आदमी नहीं होता। आपने, मैं आपको कह रहा हूं, अपने स्पीकर को बोलते हैं, हमारे भी 4, हमारे भी 8 में से मैं कह रहा हूं 4 आदमी न्यूट्रल आदमी है ना। एलजी बीजेपी वालों को चुनते कैसे भेजते हैं? स्पीकर तो इलेक्टेड आदमी बिना है। मुख्यमंत्री, आनंद जी सुन लीजिए, बिना आनंद जी सुन लीजिए डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूं बिना मुख्यमंत्री से, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन
उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बीजेपी के सारे ऑफिस बियरर्स को, बीजेपी के लोग, चुनाव लड़ रहे लोगों को उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बना के भेज दिया और हम एक्सेप्ट कर लें। अरे सर, ऐसे थोड़ी ना चलती है। अरे सुनिए, हर बात एक नॉर्मल प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, समय की कमी है, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, आनंद जी। अरे नहीं, देखिए वैभव जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, चलो मैं माननीय कहता हूं, हालांकि उनका जो भी एटीट्यूड है वो तो आज देख लिया आपने, उनकी सह पे ये हुआ है। सर, कम से कम होम मिनिस्टर से सही है दिल्ली में, हमारे गृह मंत्री हैं जो तड़ी पार रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का कोई भी उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं है। और ये कहना कि सिर्फ ये जो एक्सपर्ट आदमी थे उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो पिछली बार एलजी ने क्यों दिखाया था? बॉडी है, इसने अपना काम स्वायत्त संस्था है और इसने अपनी, आपका सिर्फ इतना है कि आपने पैसा देना है। जो रेवेन्यू है अंडर सेक्शन 74, 33% रेवेन्यू ऑफ दिल्ली शुड कम टू एमसीडी, जो अभी तक नहीं आया अभी तक। तो आपको ये डर लग रहा है कि आने वाले समय में जो अपने बड़े बड़े वायदे किए हैं वो पूरे ना कर पाए और ये एक हा उल्ला करके हालात को खराब कर दें। क्योंकि हैं तो आप अरविंद वाले की पार्टी में ही, जिस तरह से अरविंद जी सीएम होकर के सड़क के ऊपर धरना लेके बैठे थे, वही हालात आज आपने सदन में वो कूड़े के ढेर वहां ढेर से उठा करके सदन में लाकर दे दिया। ये छोड़िए, दिल्ली की जनता ने इन पार्षदों को चुन के भेजा है। के ऊपर बात कर लिए। अगर आप इनको कूड़ा कह रहे हैं ना, तो आप दिल्ली की जनता को की बुद्धि पे सवाल उठा रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं आपकी बुद्धि पे सवाल, बीजेपी वाले कूड़ा है, ढेर उठा करके बीजेपी के पार्षद कूड़ा है, हम तो नहीं कह रहे हैं। हमारी बहनों को पैरों के नीचे दबा करके उनको मारा है, वो जनता देख रही है और आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगी। चलिए, आनंद जी, जनता आनंद जी के सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला हुआ, बीजेपी ने बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, क्या आप इस बात की गारंटी के साथ बोल सकते हैं? नहीं, देखिए बहन जी, हाँ, तो फिर आप ये बात मत करिए, क्योंकि दोनों तरफ से मारपीट हुई है। नहीं, किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता इस बारे में। दोनों ही पक्ष आप ऐसे हैं कि मारपीट वहां पर की जा रही थी और जनता के सामने क्या तस्वीर पेश हुई है वो सबके सामने इस वक्त है। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क्स जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पर। पहले वैभव जी आपके पास आना चाहूंगी कि अब इस फैसले के बाद जो उपराज्यपाल की तरफ से कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए पल्लवी जी, जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, हम हर तरह से एलजी साहब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं जो एमसीडी की प्रोसेस रहा है उस तरह से चलाए। आप प्रोटेम स्पीकर जो नॉर्मल पद्धति रही है उस तरह से बनाइए। एल्डरमैन इस तरह से नहीं अपॉइंट होंगे। आप हमें लीगल भी एक्शंस इस पे लेने पड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल इसके लिए करेगी। लेकिन हम अभी भी, क्योंकि हमारे सरकार के अभिभावक, वैभव जी की जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी रुख किया जाएगा वैभव जी। लेकिन अगर सारे लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन हम अभी भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको सारे रूल्स, सारे एक्ट के तहत उनको बता रहे हैं कि किस तरह से एल्डरमेंट्स की नियुक्तियां होती हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से आनंद जी से क्लोजिंग रिमार्क लेते हैं। आनंद जी, मैं तो पल्लवी जी ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, 134 आदमी है। ये अपने 134 आदमियों को साथ लेकर चले और पीठासीन अधिकारी के ऊपर आक्षेप ना लगाएं। उसकी इंटीग्रिटी जो पीठासीन अधिकारी अभी लगाए हैं उपराज्यपाल जी ने, उसके कास्ट एस्पिरेशन ना करें। पर इनकी तो आदत बन चुकी है कि ये गालियां दे दो और फिर भाग लो, जब पकड़े जाओ तो माफी मांग लो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने सैकड़ों टाइम में माफी मांगी है। इलेक्शन करवाइए, आपके पास अगर वोट ज्यादा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और साथ ही अब आपको ये बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आज होनी थी, लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ गई है। 4 घंटे हंगामा चला और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दे दिए हैं। 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने
लगे हैं और इसी के साथ ही दोनों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई शुरू हुई। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब ये कार्रवाई दोबारा कब होगी और क्या अलग रुख लेता है आम आदमी पार्टी का रवैया या बीजेपी का रवैया, वो अब देखने वाली बात होगी। चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।